तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। कामयाबी के रास्ते में कई गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। जहां कुछ लोग घबरा के थम जाते हैं, वहीं दूसरे हिम्मत और कोशिश करके उन्हें पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे शो तक। तो आइए आज ऐसे ही एक कलाकार से आपकी मुलाकात कराते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। पंजाब दा पुत्र आयुष्मान खुराना, हम सब के चहीते टीवी एंकर, फिल्म एक्टर और सिंगर। ऐसा कोई काम नहीं जो आयुष्मान न कर सकते हैं, चाहे वो पानी दा रंग गाकर हमारे दिल के तारों को छेड़ना हो या फिर अपनी पहली ही फिल्म से हमारे दिलों में अपना घर बनाना हो। आयुष्मान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। टेलीविजन पर कई रियलिटी शोज होस्ट करने के बाद आयुष्मान ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया सन 2012 में बनी विकी डोनर से, और उसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि नौटंकी साला, बेवकूफियां और दम लगा के हैशा, जिनमें आयुष्मान के काम को बेहद बेहद सराहा गया। चंडीगढ़ से मुंबई तक का सफर आयुष्मान ने कैसे तय किया, आइए जानते हैं खुद उनकी जुबानी। स्वागत है आयुष्मान खुराना का। कोशिश से कामयाबी तक। Hello ma'am, how are you? Hi, I'm good. How are you? Very good, very Good to good. see you. Come, please. हाँ, तो आयुष्मान, वैसे तो मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। रेडियो जॉकी, टेलीविज़न एंकर, फिल्म एक्टर, सिंगर, मल्टी फैसेटेड हैं आप। इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि हर एक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल। और मेरा ये भी मानना है कि ज़िंदगी में एक ही हुनर हो काफ़ी होता है ज़िंदगी जीने के लिए। बट आई थिंक आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट कि आई एम ब्लेस्ड विद डिफरेंट टैलेंट्स। और ये टैलेंट मुझे लगता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस बचपन में होते हैं, या फिर जिस तरह की आप सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं, या फिर आपके जो दोस्त होते हैं, जो इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं, या जिस सर्कल में आप होते हैं, उससे आपके इंटरेस्ट भी पनपते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फैमिली के थ्रू भी डैड, मेरे ग्रैंड मदर जो थी वो गुरुद्वारे में गाती भी थी, और वो एक्टिंग का काफ़ी शौक रखती थी। बहुत ही फिल्मी थी वो। अच्छा। या मैंने पहली बार बहुत देखती थी। फिल्में बहुत देखती और थी। किसी एक्टर को फॉलो भी करती थी, किसी मतलब फैन, जैसे क्रेजी फैंस होते हैं। वाज शी क्रेजी अबाउट एनी एक्टर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव नेवर सीन अ वुमन मिमिक। अच्छा। मैं 5 साल का था, मेरी ग्रैंड मदर देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की मिमिक्री किया करती थी। Oh my God, that's amazing. तो इंडक्शन जो है फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शायद मेरी फैमिली में ही हो गई थी। तो आपने गाना भी बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था? हाँ, गाना मैंने शुरू किया था काफ़ी छोटी उम्र में, लेकिन शुरू से ही मैं वोकल ट्रेनिंग लेता था, स्कूल में लेता था। लेकिन कॉलेज में पहुँचने तक मुझे चयन करना पड़ा बिटवीन थिएटर एंड म्यूजिक, सो आई चोज थिएटर ओवर म्यूजिक। क्यों? Why theatre? आई ऑलवेज थॉट आई वाज मोर ऑफ अ नेचुरल एक्टर। आई वाज मोर ऑफ एन एक्टर देन अ सिंगर, ये हमेशा मुझे लगता था। और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा एक्टिंग में था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। आई मीन करण जौहर इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। देखिए ना, क्या क्या नहीं करते वो, मतलब डिज़ाइनिंग हो, एक्टिंग हो, एंकरिंग हो, एवरीथिंग, हाँ जो भी हो, मतलब। तो आप भी चूज करने की क्यों ऐसे नीड फील हुई? आप दोनों कर सकते थे उस टाइम पर। आई थिंक जो लेवल ऑफ कमिटमेंट एक थिएटर डिपार्टमेंट को या फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट को चाहिए था, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। हम कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करते थे कॉलेज में, तो आई थिंक एक ही अगर थिएटर ग्रुप में था तो वहाँ पे आपकी पूरी कमिटमेंट चाहिए थी।
एंड थिएटर इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। जब हम थिएटर किया करते थे, अपने गाने खुद कंपोज करते थे, लिखते थे, गाते थे, तो आई थिंक वो स्क्रिप्टिंग भी खुद करते थे क्या आप? ट्रांसलेशन करते थे? वर यू इंस्पायर्ड बाय द प्लेस फ्रॉम द वेस्ट या रशियन प्लेस जैसे हैं बहुत सारे ट्रांसलेट हो जाते हैं हिंदी में? स्पार्टकस प्ले हमने किया था। हाँ। और वो इनफैक्ट ट्रांसलेशन ही है, काफ़ी ज़्यादा माइथोलॉजिकल या फिर जो हम हिस्टोरिकल प्लेस करते हैं। फिल्म भी बनी थी स्पार्टकस पे, तो यस वो स्पार्टकस पे हमने किया था फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, तो मैंने किया था। तो मुझे पता लगा था कि वो ट्रांसलेटेड प्ले है, पर वो खुद ट्रांसलेट नहीं करते थे, हमारे डायरेक्टर्स ट्रांसलेट करते थे। पर स्ट्रीट थिएटर हम खुद लिखते थे। अच्छा, स्ट्रीट थिएटर एक रीसेंट फिनोमिनन है, मतलब ये नहीं कि पिछले 50 साल से चल रहा था, एक स्टेज पे ये शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? व्हाट वाज द नीड? जब थिएटर में हम जाके प्ले देख सकते हैं तो व्हाई स्ट्रीट प्लेस? आई थिंक थिएटर और स्ट्रीट थिएटर में फ़र्क ये है कि अगर आप समाज में देखें, सोसाइटी में देखें, आपको कुछ गलत अगर नज़र आता है और आप कुछ कहना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आप अपना आर्ट जो है वो पब्लिक की तरफ लेकर जाते हैं। स्टेज थिएटर में आप पैसे देकर थिएटर देखने आते हैं, पर यहाँ पर आप पब्लिक के पास जाते हैं, मासे से कनेक्ट रखते हैं और अपने आर्ट के ज़रिए जो आप सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं वो आप स्ट्रीट थिएटर के जरिए कर सकते हैं। सो इट्स अ वे ऑफ बीइंग अ सोशल वर्कर, यू नो। आई थिंक एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ओपिनियन लीडर हैं, अगर आप कॉलेज में फेमस हैं या फिर स्टूडेंट्स आपको लुक अप करते हैं और अगर आप उसके थ्रू कुछ कहना चाहते हैं स्ट्रीट थिएटर के थ्रू, आई थिंक एक इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज नो मनी। स्ट्रीट थिएटर में बिल्कुल पैसा नहीं है, इट इज़ सोशल सर्विस, क्योंकि आप फ्री में प्लेस कर रहे हैं, लेकिन आप एक सोशल मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो उस टाइम में ऐसी कौन सी बर्निंग इश्यूज थी जिसके बारे में आप स्ट्रीट प्लेस करते थे? आई थिंक 2002 से लेकर 2005 तक मैंने थिएटर किया होगा, 2001 से 2005 तक कॉलेज में, और इश्यूज वही हैं जो आज भी हैं। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, और तब भी विमेन एमेंसिपेशन की बात हम किया करते थे, और जो भी तब करंट इश्यूज, चाहे टेररिज्म का था, वो आजकल भी चल रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में करते थे, विमेन एमेंसिपेशन के बारे में करते थे, टेररिज्म के बारे में करते थे, उसके अलावा एजुकेशन के बारे में करते थे। ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ये वाली प्रॉब्लम चली आ रही है और आज भी चली आ रही है। लेकिन हाँ, हम सेंसिटाइज कर सकते हैं लोगों को इसके बारे में, एंड ऑफ कोर्स लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है। हम अब ज़्यादा आई थिंक सेक्स रेशियो थोड़ा पहले से बेटर हो रहा है, तो आई थिंक वो चेंजेस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आएंगे। थिएटर एंड फिल्म एक्टिंग में आपको क्या डिफरेंस लगता है? और एक थिएटर में जो एक्टर है, अगर वो फिल्में ज्वाइन करना चाहता है तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक दोनों बहुत ही डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग है फॉर श्योर। मुझे लगता है वो वाइड फ्रेम में आप नज़र आते हैं जब आप थिएटर कर रहे होते हैं, आप स्टेज पर खड़े होते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लाउड होना पड़ता है, क्योंकि आप हर एक ऑडियंस मेंबर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो आगे बैठा है वो भी और जो पीछे बैठा है वो भी। तो इसलिए आपकी एक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा लाउड हो सकती है, आपकी एक वॉइस की थ्रो ज़्यादा हो सकती है। और उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट फिल्म एक्टिंग है, जहाँ पर आपका क्लोजअप लगा होता है, आपको बहुत ही शायद अपनी आँखों से कुछ कन्वे करना पड़ता है, शायद आपकी आँखें थिएटर में नज़र भी ना आए, जो लास्ट में इंसान बैठा है, जो ऑडियंस मेंबर बैठा है। सो आई थिंक बोथ द स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट। आपको थोड़ा सटल होना पड़ेगा, थोड़ा और नेचुरल होना पड़ेगा। अगर आप टेलीविजन, इज इट इजी? आई थिंक दोनों इजी और कहने को दोनों ही डिफिकल्ट हैं। अगर मतलब पहली फिल्म में काफ़ी मुश्किलात आती होंगी, आपको भी शायद आई होंगी, टू ट्रांसलेट के वो लेवल पे एक्टिंग करने से ये लेवल पे आना, यू नो, जहाँ बिल्कुल नेचुरल लगें। इनिशियली एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू सीन्स या फर्स्ट फ्यू टाइम्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हुई थी? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न। जो आप पहले सीखा हुआ है उसको थोड़ा भुलाकर आप कुछ नई चीज़ जो सीखते हैं वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उस दौरान 2011 में व्हेन वी वर शूटिंग फॉर विकी डोनर, तब मैं एंकरिंग काफ़ी ज़्यादा करता था। तो अनलर्न मुझे एंकरिंग से एक्टिंग में शिफ्ट करना था। और एंकरिंग मुझे लगता है इट्स लाइक टॉकिंग टू द कैमरा एंड एक्टिंग इज इग्नोरिंग द कैमरा। हम कैमरा को नज़रअंदाज करते हैं, तो वो चीज़ मुझे अनलर्न करनी थी। तो उसके लिए आई वेंट बैक टू बेसिक्स। कभी-कभी आप बाय मिस्टेक या सबकॉन्शियसली कैमरा में देख के लाइंस बोल देते थे? कभी ऐसा हुआ? ये ऐसा नहीं हुआ, एक्टिंग करते हुए नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एंकर होते हैं तो कैमरा के साथ आपको प्ले अराउंड करना पड़ता है, उसको साथ फ्लर्ट करना पड़ता है, एक तरह से अपनी बात कहनी पड़ती है जो आप आवाम तक पहुंचा रहे हैं। बट आई थिंक एक वर्कशॉप हुई थी मेरी दिल्ली में, जिनको प्रोफेसर NK शर्मा है, उनको प्यार से हम पंडित जी बोलते हैं।
और उनकी वर्कशॉप होती है, एक एक्ट 1 थिएटर ग्रुप है। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ थिएटर एक्सरसाइज कराई थी, एक ग्रुप में हम थिएटर करते थे और इट वाज गोइंग बैक टू बेसिक्स ऑल्सो, मतलब वहाँ थिएटर भी किया और सटलिटी भी लेकर आए, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था। वर्कशॉप वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू। तो ये वर्कशॉप जो आपने की ये विकी डोनर साइन करने के बाद की और इस वजह से की या एज एन एक्सरसाइज आपने? नहीं, ये विकी डोनर साइन करने के बाद की। और तो ये आपको जो ये फील हुआ, महसूस हुआ कि शायद मुझे ये ट्रांजिशन की ज़रूरत है एंड इट विल बी गुड फॉर मी अगर मैं ये क्लासेस कर लेता हूँ? इनफैक्ट विकी डोनर के लिए मैंने ऑडिशन नहीं दिया था। ओह रियली? या आई वाज अ पॉपुलर फेस ऑन टेलीविजन। हाँ। और सुजीत सरकार को लगा कि उनको एक ऐसा पंजाबी लड़का चाहिए जो देखने में स्वीट लगे। हाँ। क्योंकि स्पर्म डोनेशन की हम बात कर रहे हैं तो हाँ। कुछ क्रीपी नहीं होना चाहिए। हाँ। कुछ बहुत ही क्लीन फिल्म बनाना चाहते थे हाँ। वो, तो उसकी क्लीन इमेज होनी चाहिए टेलीविजन पर और पंजाबी दिल्ली का लड़का होना चाहिए। तो वो सब मापदंड मैं पूरे कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार देखो तुम मेरे लिए विकी हो, हाँ। तुम ये फिल्म कर रहे हो, हाँ। मैं ऑडिशन भी नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा, अच्छा। बस तुम ये वर्कशॉप के लिए दिल्ली चले जाओ 1 महीने के लिए। ओके। तो सीधा मुझे वर्कशॉप भेज दिया गया था एनके शर्मा सर के पास, और व्हेन आई केम बैक आई बिकेम वन टेक आर्टिस्ट आई थिंक। अच्छा, डू यू फील कि आपको अगर बहुत सारे रीटेक्स देने पड़े, या कई बार टेक्निकल वजह से रीटेक्स देते हैं सामने वाले आर्टिस्ट की वजह से, आप वन टेक आर्टिस्ट हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टेक ओके हो जाता है, तो जब आप रीटेक्स करते हैं डू यू फील कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है एवरी रीटेक के साथ? आर यू अ नेचुरल? इट रियली डिपेंड्स। आई थिंक जब आप वैनिटी वैन में बैठे होते हैं तो आप कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हाँ। अपने कैरेक्टर में घुस रहे होते हैं, कभी कभी आपकी वो प्रिपरेशन इनफ नहीं होती है। समटाइम्स यू जस्ट वार्म अप व्हाइल यू नो गोइंग फॉर द टेक्स। शायद आप चौथा टेक आपका अच्छा हो, 5वां अच्छा हो, 8th बेस्ट हो, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाए। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी ऑल्सो, आपकी एनर्जी लेवल उस टाइम पर क्या है। अगर आप 8 घंटे नहीं सोए हैं, 6 घंटे नहीं सोए हैं, तो आई थिंक आपको पहले 3 टेक्स में कर देना चाहिए, उसके बाद आई थिंक इट विल बी अ डाउनहिल। आई सो अग्री विद यू। यू नो, मैं एक कॉमेडी कर रही थी सीरियल टेलीविजन के लिए और हमारे डायरेक्टर सिर्फ 7 to 2 शूट करते थे, तो मैं इनिशियली आई यूज्ड टू बी सो अनहैप्पी कि सुबह 6 बजे उठो एंड ऑल। आई टोल्ड हिम प्लीज़ आप नॉर्मल शिफ्ट करिए ना, 9 to 6 आप क्यों करते हैं? तो ही टोल्ड मी समथिंग विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। ही सेड किरण जी, कॉमेडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ही सेड लंच के बाद जो एक्टर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है खाना खाने के बाद। ही सेड दैट इज़ व्हाई आई लाइक टू शूट 7 to 2। जो मेरी परफॉर्मेंस मुझे 7 to 2 में मिलती है वो मुझे 9 to 6 में नहीं मिल पाती है। मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना से। तो आयुष्मान, ब्रेक से पहले आपने मुझे बताया था कि आप कॉलेज में थिएटर करते थे एंड सॉन्ग्स लिखते थे। कॉलेज में क्या आप गाते भी थे एक्टिवली या थिएटर ज़्यादा करते थे? थिएटर ज़्यादा करते थे, लेकिन थिएटर करते करते गाते भी थे। इनफैक्ट जो मेरा पहला म्यूजिकल प्ले था, इट वाज कॉल्ड जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीम कोट, एंड्रयू लॉयड वेबर का प्ले था, और उस पर दे वर लुकिंग फॉर एक्टर्स हु वर सिंगर्स। अच्छा। तो आई वाज सिंगिंग ऑन स्टेज एंड आल्सो एक्टिंग ऑन स्टेज। बट थिएटर जब हम कॉलेज में हमने सीरियसली करना शुरू किया था, हिंदी थिएटर करना शुरू किया था, तो वी यूज्ड टू कंपोज आवर ओन सॉन्ग्स, अपने थिएटर ग्रुप के लिए गाते थे। बट आई वाज ऑलवेज नोन एज एन एक्टर हु कुड सिंग। Who could sing? Yeah. Not a singer who could act. Yes. अच्छा, तो आपसे अब एक अच्छा सा गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि म्यूज़िक के बारे में हमने इतनी बात की है। गिटार प्लीज़। मुझे मालूम है कि आप गिटार लेके आए थे अपने साथ क्योंकि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी। मैं हमेशा गिटार लेकर ही चलता हूँ। वंडरफुल। तो गाड़ी की डिक्की में हमेशा गिटार होता है। सुपर। So I'm ever ready. तो कॉलेज वाले गा दीजिए। हाँ, इनफैक्ट जो मैंने गाने गाए हैं अभी तक वो कॉलेज वाले ही गाने हैं। अच्छा। पानी दा रंग, साडी गली, they were both composed in college days. बट अमेजिंग कि आपने जो कॉलेज में कंपोज किया था, मतलब दे आर नॉट डेटेड, जो उस वक्त चल रहे थे, प्रॉबेबली बिकॉज दे आर फोक एंड दे आर क्लासिकल, तो वो उनका कोई दे आर टाइमलेस। तो तब आपने लिखे थे और इतने सालों के बाद आपने उनको फिल्मों में गाया। इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट ऑल दीज 3 सॉन्ग्स, इनफैक्ट पानी दा रंग, साडी गली एंड मिट्टी दी खुशबू, ये हमने कॉलेज में बनाए थे। इनफैक्ट रोचक कोहली जो मेरा फ्रेंड है,
वो मेरे साथ लिखता था और कंपोज करता था। मिट्टी दी खुशबू उसका सोलो कॉम्पोजिशन है, सो आई थिंक उसका एक लाइन। तो आपके दोस्त भी आपके साथ आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, एंड दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। Of course. In fact, he started as a promo producer in Chandigarh in one of the FM stations. फिर दिल्ली में वो प्रोग्रामिंग हेड बना एक रेडियो स्टेशन का, मुंबई में प्रोग्रामिंग हेड बना। आफ्टर दैट ही नाउ इज डूइंग फुल टाइम म्यूजिक। और भी कोई हैं ऐसे आपके फ्रेंड्स जो आज सक्सेसफुल हैं इस लाइन में? बहुत सारे एडी फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरे घर पे ही रुकते थे सबसे पहले मुंबई में आने, उनका घर नहीं होता था, कहाँ जाए, और मैं भी अकेले रह रहा था। मैंने कहा चलो यार तुम मेरे घर पे रुक जाओ। so यार मेरा घर जो था वो एक एक्टर्स की धर्मशाला थी। ओह दैट्स लवली, दैट्स लवली। वो मज़ा भी आता होगा ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने में? ऑफ कोर्स यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट जब आप किसी के साथ रहते हैं, हाँ रहते हैं, तो एक अलग पर्सनालिटी उनकी नजर आती है। द बेस्ट पार्ट इज थिएटर ग्रुप में क्या होता है, आप अपने सीनियर को पाजी बुलाते हो, यू नो, इन चंडीगढ़ पंजाब इट गोज लाइक दैट। तो मुझे आयुष पाजी या खुराना पाजी दे कॉल मी लाइक दैट, एड्रेस मी लाइक दैट। सो काफी एक हायरार्की बड़ी क्यूट सी होती है वहाँ पर, एक रिस्पेक्ट होती है which is amazing। मतलब जो मेरे से सीनियर एक साल भी बड़ा है तो मैं उसको पाजी बोलता हूँ। करेक्ट। चलिए तो गाना हो जाए। ऑलराइट। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਰਾਂਝਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंझू रुड़दे। साडी गली आजा सानू जान वालीए, साडी गली आजा सानू जान वालीए, तेनू होगा मारदा फेरा। एक वारी आजा दूर जान वालीए, एक वारी आजा दूर जान वालीए, तेनू होगा मारदा फेरा, तेनू होगा मारदा फेरा। ब्यूटीफुल। बहुत ही म्यूजिकल हैं, फोकिश हैं आपके गाने, शायद क्योंकि थिएटर में आपने परफॉर्म किया इस वजह से शायद द होल कॉम्पोजिशन इज़ लाइक दैट। जो प्लेज आप करते थे पंजाब में, यूजुअली हिंदी लैंग्वेज या कभी कभी पंजाबी प्लेज भी किया? इनफैक्ट जो प्लेज थिएटर मैंने सिर्फ हिंदी में ही किया है, पर ऑफ कोर्स माय फर्स्ट लैंग्वेज इज पंजाबी। आई एम फ्रॉम द कैपिटल ऑफ पंजाब, सो काफ़ी इन्फ्लुएंस पंजाबी का डेफिनेटली रहा है। और उसके अलावा आई ऑलवेज थॉट कि जितने पंजाबी गाने हैं दे वर नोन फॉर हार्ड म्यूजिक, यू नो, पार्टी काइंड ऑफ सॉन्ग, भांगड़ा, हाँ भांगड़ा, तो ढोल। वी थॉट ऑफ मेकिंग लाइक अ सॉफ्ट रॉक पंजाबी जोन, जो काफ़ी रेयर था। नॉर्मली पंजाबी सॉन्ग सारे लोग आप डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं उस पर। तो आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड, ये मेरा और रोचक का एक डेलिबरेट डिसीजन था कि वी शुड लिसन टू दिस सॉन्ग्स व्हाइल गोइंग फॉर अ ड्राइव, या फिर बारिश आ रही है आप चुपचाप पंजाबी गाना एक सुन रहे हैं। सो आई थिंक दैट जोन इज़ वेरी यूनिक। ओके। तो आयुष्मान, आपने हमेशा इंडिविजुअल सॉन्ग्स, वन सॉन्ग गाया है जो आपका कि यूट्यूब पे भी गाया है। कभी आपने एल्बम पूरी निकालने के बारे में नहीं सोचा? आजकल एल्बम्स लोग नहीं निकालते हैं, दे गो फॉर सिंगल्स। एक ही गाना लॉन्च करते हैं। आई थिंक आपकी एनर्जी सारी कॉन्सेंट्रेट एक गाने पे होती है। इट शुड बी अ चार्ट बस्टर, एक अच्छा हमेबल गाना होना चाहिए जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। आई थिंक आप जितने भी आप सॉन्ग्स देखेंगे, एल्बम नहीं होगी, एक या दो गाने निकालेंगे। सो आई थिंक वो कंजम्पशन जो लोगों की है वो एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू हो गई है, बहुत इम्पल्सिव लोग हो गए हैं, एंड दे हैव लेस पेशेंस आल्सो। दे विल नॉट गो थ्रू द होल द एंटायर एल्बम। आई थिंक वो एक गाने आई थिंक रिटेंशन पावर आज 5 से 10 मिनट की है, उससे ज़्यादा कोई एक टाइम पे नेट पे
बैठता भी नहीं है। और एल्बम में क्या होता है, एक सिंगल में आप एक अच्छा वीडियो निकाल सकते हैं, एल्बम में आप अगर 7 गानों के 7 वीडियोस निकालेंगे और सारे हिट भी नहीं होंगे, सारे हिट भी नहीं उसमें, सो वो भी प्रॉब्लम रहती है। लता जी, सुनिधि चौहान एंड नाउ प्रियंका चोपड़ा एंड और भी कई हैं, AR रहमान हैं, जिन्होंने कि हॉलीवुड में जाके भी, वेस्ट में भी जाके उन्होंने गाने गाए हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं भी कम से कम एक सिंगल तो जाके वेस्ट में गाऊं, काइंड ऑफ इंटरनेशनल फेम? आई डोंट नो, आई थिंक आई ऑलवेज लव टू सिंग इन हिंदी एंड पंजाबी। ओके, वो एक जो मासेस का कनेक्ट है उसकी बात ही अलग है। आई थिंक योर फर्स्ट लैंग्वेज, आई थिंक इट हैज़ द बेस्ट कनेक्ट। अगर वहाँ पर वेस्ट में ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो अंग्रेज़ी में गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, दे आर वर्ल्ड फेमस, और हमें अंग्रेज़ी में गाना, मैं नहीं महसूस करता कि ज़रूरत है कुछ करने की। आई थिंक जितना आप अपना रीजनल कनेक्ट करेंगे या लोकल कनेक्ट करेंगे, इट विल हिट इंटरनेशनली ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कोलैबोरेशंस प्रोग्रामिंग में हो सकती है। मतलब जो लोग एक जो मेरा मैनेजर है, आई थिंक ही इज़ इन टच विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स, तो शायद हो सकता है अगला सिंगल मैं किसी इंटरनेशनल प्रोग्रामर से अपना गाना प्रोग्राम कराऊँ। Oh, that's beautiful. So फ्यूचर में वेरी क्लोज, इन द नियर फ्यूचर शायद हम आपका एक गाना, एक सिंगल सॉन्ग हॉलीवुड स्टाइल में देखेंगे और सुनेंगे। आई एम होपिंग फॉर दैट। या इनफैक्ट हॉलीवुड स्टाइल नहीं कह सकते उसको बोल सकते हैं कि वर्ल्ड म्यूजिक स्टाइल में ज़्यादा हो सकता है। ये बताइए कि आप रूट्स की बात कर रहे हैं, तो आई नो कि आपकी मॉम जो हैं वो बर्मीज़ हैं, तो was it a love marriage between your father and mother? या हाफ बर्मीज़ हैं। okay. जो मेरे नाना हैं वो बर्मा गए थे बिजनेस करने, पंजाबी हैं, तो वहाँ पर उनको बर्मीज़ लड़की से प्यार हो गया था। तो वो हाफ बर्मीज़ हैं, पर आई थिंक वो नानी काफ़ी पहले गुजर गई थी हमारी। तो मैं उनको देखा भी नहीं है आज तक। या सो वो बर्मीज़ कनेक्शन कहीं लूज हो गया है। तो कभी गए भी नहीं बर्मा? कभी गया भी नहीं। वो मांडले में मेरी मॉम पैदा हुई थी, इट इज अ स्मॉल सिटी कॉल्ड मांडले इन बर्मा, बट शी कैन रीड एंड राइट इन बर्मीज़। बचपन में मुझे बर्मीज़ राइम सिखाई गई हैं, तो मैं बचपन में बोला भी करता था। अच्छा, बट कुछ याद है वो राइम? मुझे एक राइम याद है, किसी को समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, इट हैज नो लैंग्वेज। ओके, इट गोज लाइक चट्टू वे आगो मी कऊ कला कोची मच्छी बाने कोबे को भाजी लामा पियो नी भाजी लामा पियो पैसा जी ने खो खो खो। And what does that mean? Of course, मच्छी तो फिश होती है और भाजी इज वेजिटेबल्स, ये दोनों। एंड पैसा भी मुझे कुछ समझ में आ गया। तो वही है कि मतलब आप मार्केट जाते हैं, भाजी लेते हैं, सब इसे समथिंग लाइक दैट। मुझे मतलब भी एग्जैक्ट नहीं पता है, मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया था। अच्छा, बर्मीज़ खाना बनता था घर में? बर्मीज़ खाना भी इसलिए नहीं बनता था क्योंकि मॉम वेजिटेरियन है, तो इतना ज़्यादा एक आई थिंक एक अरहर की दाल और चावल, साथ में एक बहुत टैंगी सी चटनी बनती थी घर पे, अभी भी बनती है, वो बर्मीज़ टच है बस। उसके अलावा कुछ नहीं। आई थिंक आई नो आप कुकिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम वो चटनी आप मुझे जरूर सीख लीजिए। खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि पकाऊं मैं। लेकिन चटनी सीख लीजिए, क्योंकि वो एक स्पेशलिटी है फ्यूचर में। वो चटनी सीखनी पड़ेगी। हाँ, वो जरूर सीख लीजिए। अच्छा, कमिंग बैक टू फिल्म्स, यू हैव बीन वेरी लकी। मैं कहूँगी कि आपको आप डेस्टिनी चाइल्ड मानेंगे अपने आप को, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि सही वक्त पे सही जगह पे आप पहुँच जाते हैं। हाउ डज दैट हैपन? और यू बीन लकी क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्टिव रही है, आपके फादर बिल्कुल आपको सपोर्ट करते रहे, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाउ डिड ही हेल्प यू, हाउ डिड ही पुश यू? इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे पापा तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तुम्हें तो बता देते होंगे कि कौन सी फिल्म चलेगी, तुम्हें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये स्पेलिंग नाम की चेंज करने से क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये बताओ। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन, तुम्हारा कुछ विकल्प बचता नहीं अगर आपके पापा एस्ट्रोलॉजर हो तो। बचपन से मेरे नाम में डबल N है और डबल R है, तो आई हैव नो आइडिया कि उसके बिना क्या होता, उसके साथ क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब आपका जब नाम रखा गया था तभी ये डबल लेटर्स आ गए थे, N। ओह अच्छा, तो ये लेटर ऑन चेंज नहीं हुआ, मतलब बचपन से ही जब हुआ तब। बट जनरली रियली जब आप कुछ भी करने जाते हैं, जैसे फिल्म साइन करना है, गाना रिकॉर्ड करना है, एनी मेजर डिसीजन इन योर लाइफ, तो क्या आप अपने फादर से पूछते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि पापा ये मैं कर लूँ, इज इट ओके फॉर मी, ये मुझे कहीं लेके जाएगा कि नहीं? या टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर श्योर। मेरे साथ जैसे आपको पता होगा कि जब मैं जर्नलिज्म करना था, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक सर्वगुण संपन्न कलाकार बन के मुंबई में आऊँगा और 3-4 महीने का सबैटिकल लेना चाहता था आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, पर मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया था। दिस इज अमेजिंग। मैंने ये कभी नहीं सुना कि एक फादर कहे कि बेटा तू जा और मतलब फिल्मों में घुस जा। मतलब लोग भागकर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था।
ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो टाइमिंग बहुत करेक्ट थी। उन्होंने बोला था अगर अभी नहीं जाओगे तो तुम्हें 2 साल तक कुछ काम नहीं मिलेगा, अभी जाओगे तो हफ्ते के अंदर तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वाओ, सो आई हैड दिस बिगिनर्स लक। हाँ, तो हफ्ते के अंदर आई हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेडियो स्टेशन। मतलब एक्टिंग का मुझे तब आई थिंक मैंने रेडियो ऑडिशन क्रैक किया था एंड I was getting drawn towards radio. Where was this This was in Bombay. अच्छा, मैं एक्टर बनने आया था। एक्चुअली चंडीगढ़ में आपने कुछ म्यूजिक रेडियो के साथ आपका आई थिंक फर्स्ट रिकॉर्डिंग वही था, उसके बारे में पहले कुछ बताइए। रेडियो बज करके एक स्लॉट उन्होंने लिया था ऑल इंडिया रेडियो पे। ओके। तो उसके लिए मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया कि चलो यार देखते हैं क्या होता है। पर बिकॉज आई वाज सो बिजी विद थिएटर मैं कर नहीं पाया था। पर वहाँ ऑडिशन दिया था, उनको बहुत मज़ा आया था कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है, कुछ एक अलग है बाकियों से। तो वो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट व्हेन आई केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम टू बिकम एन एक्टर, तब मेरी सिलेक्शन रेडियो में हो गई थी। ओके। और रेडियो में जब सिलेक्शन हुई थी तो मैंने बोला था कि यार मुझे तो एक्टर बनना है। तो वहाँ के जो सीईओ थे तरुण कटियाल, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगा। तो जैसे उन्होंने आंखों में आंखें डालकर बोला ना, मुझे लगा कि हाँ यार मुझे रेडियो कर लेना चाहिए 1-2 साल, उसके बाद देखेंगे एक्टिंग क्या करनी है। या सो बेसिकली जर्नी दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से आपकी जर्नी शुरू हुई। दैट्स वंडरफुल। और आज आप दूरदर्शन में इंटरव्यू दे रहे हैं, सो देयर इज अ बिग कनेक्ट हियर। ओके, तो जब आप बॉम्बे आए तो आपने पहले टेलीविज़न किया, पहले आपने एक्चुअली रेडियो किया। तो आप ग्रेजुएट किए, फिर आपने किया टेलीविज़न, राइट? टेलीविज़न में भी आपने एक्चुअली एक्टिंग नहीं किया, आपने सीरियल्स नहीं किए रियली। इनफैक्ट नोबडी नोज अबाउट दिस। हाँ, मैं 4 महीने सीरियल्स मैं कर चुका हूँ। ओह रियली? किसी को मालूम नहीं है? बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। और मैं डेलिबरेटली ऐसे चैनल पे कर रहा था जहाँ पे कोई मुझे देखे ना, ताकि मुझे मेरे अंदर एक्टिंग का जो अभिनय का रियाज भी होता रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे और एक्सपोजर नहीं मिले, एक्सपोजर ना मिले मुझे, कुछ देखे ना। पर हाँ। एक चैनल आता था, अब बंद हो चुका है वो। ओके। उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन हाँ, no problem, एक शो था एक थी राजकुमारी, एक शो था एक थी राजकुमारी, टिपिकल वो एक जैसे डेली सोप कहते हैं, कॉस्ट्यूम ड्रामा टाइप था, टिपिकल डेली सोप था। हाँ। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। ओह। हाँ, और वो 4-5 महीने चला था और उसके बाद suddenly MTV happened, but I have done fiction on television for sure. अच्छा। But एक deliberate decision था कि यार एक ऐसा जगह करूँगा जहाँ जिसे कहते हैं नेट प्रैक्टिस। क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे फेस करना है कैमरा, लाइटिंग क्या है, करेक्ट मेकअप के साथ, लुक्स एटसेट्रा, लेकिन एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर ना मिले। एंड अ गुड लाइवलीहुड आल्सो बाय द टाइम जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हाँ, तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे उसके पास, इसलिए सो या आई वाज डूइंग रेडियो दैट टाइम। आपने हमेशा ये कहा है कि आपके स्ट्रगलिंग डेज में भी समहाउ यू बीन वेरी लकी। आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई, जैसे कि बहुत स्ट्रगलर्स होते हैं कि यार अगले महीने का रेंट कैसे पे करूंगा मैं, वो आपके साथ नहीं हुआ कभी? आई थिंक एक सेफ भी मैंने किसी तरह प्ले किया था, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग रेडियो इन दिल्ली, तब जैसे कि सीईओ ने बोला था कि एक्टर मैं तुम्हें बनाऊंगा, तो मैं 1.5 साल रेडियो करने के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गया था और मैं बॉम्बे में शोज रिकॉर्ड करता था रेडियो के और दिल्ली में एयर हुआ करते थे। ओके। और एक टाइम पे ऐसा था कि मैं लाइव जाया करता था बॉम्बे से दिल्ली का शो लाइव फ्रॉम बॉम्बे। किसी को नहीं पता था इस बारे में। बट ये रेडियो में पॉसिबल है, बिकॉज़ नोबडी इज सीइंग योर, एक्चुअली टेलीविजन में भी पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। आई मीन आप एक स्टूडियो में अगर बैठे हैं, हु नोज कि आप बॉम्बे में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, यू कुड बी कनेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड एंड पीपल वुड थिंक कि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। करेक्ट, बट रेडियो इज अ लोकल मीडियम, वहाँ पे आपको लोकल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इफ यू टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक, यू टॉकिंग अबाउट, आप चाहे मुंबई का जीतू राज जैसे है वो, आप मुंबई के कोने-कोने के बारे में बात करते हैं, तो यू शुड नो द सिटी वेल। दैट्स द प्रीरिक्विजिट ऑफ बिकमिंग एन आरजे। रेडियो की बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना से। तो आयुष्मान, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रेडियो के बारे में, तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि रेडियो करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एंड थिएटर मेड मी अ डिसेंट एंकर ऑन टेलीविजन, क्योंकि रेडियो जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ द माइंड, और मुझे ये भी लगता है कि रेडियो जो जॉकीज़ होते हैं वो एक अनोनिमस स्टार्स होते हैं। एक किस्सा था, जब मैं दिल्ली में अपना शो प्रिपेयर कर रहा था कैफेटेरिया में, एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू some boys and girls were talking about me and they were praising my show. मेरी तारीफ कर रहे थे, उनको ये नहीं पता मैं उनके साथ बैठा हूं। जानते नहीं थे कि ये फेस ये है, मतलब। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको पता नहीं था मैं उनके साथ ही बैठा हूँ। तो आई थिंक वो अनोनिमस स्टार की एक जो
वो एक चार्म होता है, अलग होता है आई थिंक। लेकिन हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो रिकग्नाइज हो, मतलब आप इतनी मेहनत करते हो, आप चाहते हैं कि लोग आपके चेहरे को पहचाने। हाँ, थोड़ा सा जॉकीज आजकल थोड़े से फेसबुक के थ्रू एंड ट्विटर के थ्रू एंड ऑल दैट उनके फेसेस अब रिकग्नाइज होने लग गए हैं। उस वक्त शायद फेसबुक एंड ट्विटर इतना एक्टिव नहीं था 10 years ago as it is today। I just started radio that time, लेकिन उस टाइम पे वो ऐसा फेज तब शुरू ही हुआ था जब रेडियो जॉकीज को रिवील करना शुरू कर दिया था उन्होंने। आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट रेडियो प्रेजेंटर जिसकी होर्डिंग लगी थी, बिलबोर्ड लगा था दिल्ली में। आई यूज्ड टू डू द मॉर्निंग शो दैट टाइम एंड तो या आई थिंक अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। मलिश्का, ऋतुराज, दीज पीपल आज थोड़े से उनके फेसेस हम सब पहचानते हैं, हम जानते हैं कि ये आर्टिस्ट हैं। आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले? तो रेडियो के लिए मिला था वो, आई थिंक यंग अचीवर्स अवार्ड मिला था दिल्ली में। बट ऑफ कोर्स आफ्टर दैट विकी डोनर के बाद सारे डेब्यू अवार्ड्स मिले थे, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, स्क्रीन अवार्ड्स, और इनफैक्ट सिंगिंग के लिए भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर मुझे मिला था विकी डोनर के लिए, पानी दारंग के लिए, फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सिंगर। आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ सरप्राइज, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपने कुछ रोडीज जब आप कर रहे थे तो कुछ आपने स्पर्म डोनेशन के से कुछ कनेक्टेड किया था? ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्मों का जो अभी लेटेस्ट फिल्म है और फर्स्ट फिल्म का कनेक्शन है रोडीज के साथ। अच्छा। रोडीज में 2 टास्क थे, एक तो था स्पर्म डोनेशन का टास्क जो इलाहाबाद में 2004 में हुआ था, वो मेरी पहली फिल्म में यूज़ हुआ। दूसरा टास्क था कि हमें अपने कंटेस्टेंट को अपने ऊपर बिठाकर भागना था। Oh my God, ये आगरा में हुआ था 2004 में, वो दम लगा के ईशा में हो गया। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सररियल कि रोडीज के टास्क मेरी फिल्म के क्लाइमैक्स में यूज़ हुए। वो फिल्मों में भी आपने किया एंड इट्स अमेजिंग। आपने कैसे, हाउ डिड यू लिफ्ट हर एंड रन? आई वाज लाइक नहीं, इसमें तो कुछ ट्रिक की होगी, कुछ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वेट लूज करना था, उसको गेन करना था, ताकि हमारा कॉम्बिनेशन काफी स्टार्क नजर आए। या सो आई दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, सो आई हैड टू प्रैक्टिस विद माय ट्रेनर हु वाज 85 kgs दैट टाइम। तो उसको उठाकर मैं रोज स्टेयर्स क्लाइंब करता था, भागता था, चलता था। इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज़ आई हैड टू एक्ट आल्सो एट द सेम टाइम। करेक्ट। आई हैड टू स्माइल, से डायलॉग्स, उसके बाद भागना भी था, और एक बॉडी डबल को बुलाया गया था वहाँ पर। उससे वो हुआ ही नहीं। ये फिल्म आपके पास आई, कुछ थोड़ी सी एप्रीहेंशन तो होगी क्योंकि ये बड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का रोल था, मतलब फिल्म भी अनकन्वेंशनल थी एंड बहुत ही डेंजरस जोन था कि या तो सुपर हिट हो जाएगी या तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। आई थिंक ऑफ कोर्स रिस्क तो आपको कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में, और ये फिल्म काफ़ी एक्टर्स ने मना भी कर दी थी बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि ये शायद पता नहीं ये इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, पता नहीं लोग इसको देखकर क्रीप्ड आउट ना हो जाएं, उनको कैसा फील होगा। बट हैविंग सेड दैट 2004 में जब मैंने वो टास्क किया था रोडीज़ में, देन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ फॉर अ नोबल कॉज, इट्स फॉर पीपल हु couldn't have children, who can't have children। और तब मैं 20 साल का था, उस टाइम पे मैं सेंसिटाइज हो गया था कि हाँ यार कि दिस इज़ फॉर अ नोबल कॉज, ये किसी के लिए हो रहा है। और अगर मैं ये टास्क ना करता रोडीज़ में तो शायद मैं ये स्क्रिप्ट ना चूज करता, क्योंकि मुझे पता था कि यार एंड आई रेड द स्क्रिप्ट। सुजीत सरकार इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, उनकी पहली फिल्म यहाँ हुई थी जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी। तो आई हैड फुल फेथ इन द डायरेक्टर, वन, एंड सेकेंडली व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और इसको इतना एक्लेम मिला और लोगों ने इसको इतना पसंद किया और लोग 2-2 बार देखने गए, आपको लगता है कि कुछ डेस्टिनी, कुछ आपकी लक ही ऐसी है कि सब कुछ सही हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 10 साल पहले आज से एक्टर बनने आता फिल्म्स में और मैं टेलीविजन कर रहा होता तो मुझे वो ट्रांजिशन करने का मौका ही ना मिलता। करेक्ट। आई थिंक द ट्रेंड चेंज्ड व्हेन आई जॉइंड रेडियो, दैट सडनली रेडियो जॉकीज वर गेटिंग ऑल द अटेंशन। Then the trend changed when I joined MTV. तो वो सारे रेडियो जॉकीज को, one of the first sort of. Yeah, exactly. हाँ. तो वो सारे रेडियो जॉकीज को ऑडिशन कर रहे थे MTV के शोज के लिए। हाँ. और अचानक ही सुजीत सरकार he called me for this film called Vicky Donor. हाँ. And I had already done this before. हाँ. In the past 2004 में मैं एक टास्क कर चुका था रोडीज में। तो आई थिंक इट्स जस्ट लिंक्ड। आई थिंक आपकी जो डेस्टिनी होती है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स एक सब इंटरलिंक्ड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगा जब ये रोल आपके पास आया एंड किस तरह की प्रिपरेशंस की आपने टू गेट इनटू दैट रोल? इनफैक्ट ये फिल्म मुझे ऑफर तब की गई थी जब मैं विकी डोनर से एकदम बाहर ही आया था। आई वाज शूटिंग फॉर नौटंकी साला दैट टाइम, एंड आदित्य चोपड़ा मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं फिल्म करूँगा। उनको लगा था कि मैं कुछ हीरोइक फिल्म करूँगा या फिर थोड़ा लार्जर देन लाइफ, एक कमर्शियल हीरो के जो मापदंड होते हैं वो पूरा कर उस पर खरे उतरते हैं वो करूँगा।
बट आई ऑलवेज थॉट द स्क्रिप्ट इज़ द किंग, द कंटेंट इज़ द किंग। और मुझे ये क्वर्क बहुत नज़र आया इस स्क्रिप्ट के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन अ फैट गर्ल एंड अ थिन बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड एन अनएजुकेटेड गाय। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप काफ़ी यूनिक था। आई थिंक सोशल मैसेज आपको हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, इसमें भी एक सोशल मैसेज है इस फिल्म में, यू नो, विदाउट सेइंग इट, एक सोशल मैसेज है। आई थिंक हाँ, जहाँ पे चाहे ये फिल्म 90s पे बेस्ड है, बट स्टिल वेरी प्रोग्रेसिव, यू नो, इट्स पुटिंग द लेडी on the pedestal कि ये पढ़ी लिखी है, तुम गवार हो, हाँ. और तुम्हें कैसे कोप अप करना है उसके साथ पहुंचने के लिए। सो आई थिंक दैट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। इस फिल्म में की एक्टिंग के लिए आपको अमिताभ जी ने आपकी बहुत तारीफ की जी। तो द किंग अमिताभ बच्चन जब आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है? Of course, I think that's my personal Oscar. तो जब मुझे वो personalized note उनके हाथ का लिखा हुआ मिला कि उसमें लिखा था कि your acting was immaculate, your accent was pitch perfect because he's from that region, कि मैं उसी region से हूँ, उसी जगह से हूँ, और जो आपने वहाँ का लहजा पकड़ा है काफ़ी मेल खाता है वहाँ से। हाँ. तो मैं कुछ error उसमें नहीं ढूंढ पाया, तो I was just I had nothing to say. मैंने उसको उस नोट को फ्रेम कर दिया और अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। ये नहीं कि ऑफिस में या फिर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में सबके सामने ये नोट है। आपने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को कंपोज किया हवाईज़ादा फिल्म में। was that your first composition? Yeah, you can say that. That was the first composition जब मैं स्कूल में था। क्योंकि यूजुअली आपने खुद लिखे हैं वो गाने। This was the first time कि आपने गज़ल को ट्रांसलेट करके उसको एक गाने के फॉर्म की शेप दी और उसको कंपोज किया। How was the feeling? आपको लगा कि हाँ मैं कंपोज भी कर सकता हूँ, that kind of a feeling? And future में आप कंपोज करना पसंद करेंगे? I don't know. I think compose, कोई मुझे अगर कुछ करने को बोले कि आपको एक हफ्ते के अंदर एक नया गाना बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाऊंगा, या वो गाना 1 मिनट में भी बन सकता है और 6 महीने में भी बन सकता है। सो एक डेडलाइन के आप नहीं काम कर सकते विद इन डेडलाइन। एज अ कंपोजर आई कैन नॉट वर्क एज अंडर अ डेडलाइन। हाँ, बिकॉज़ आपका जब मन करेगा आप करेंगे, एंड यू डोंट वांट टू टेक अवे दैट फन ऑफ यू नो, एक हॉबी से ये प्रोफेशन बन जाए, शायद आप वो पसंद नहीं करते। तो प्रोफेशनल कंपोजर आई डोंट थिंक मैं कोई बनना चाहूंगा, पर वंस इन अ व्हाइल अपनी फिल्म के लिए एक गाना कंपोज कर सकता हूँ। हवाईज़ादा का वो गाना तो प्लीज हमें सुना दीजिए जो आपने कंपोज किया। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, 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 मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तो अब क्या तैयारी की जा रही है नेक्स्ट फिल्म? अभी मेरा 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट है यशराज के साथ, तो आई थिंक एक और फिल्म होगी, एंड मैं हर हफ्ते एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़कर, एंड आई थिंक वेरी सून विल बी रीचिंग वन पॉइंट कि हाँ कि ये वाली फिल्म कर रहा हूँ मैं यशराज की। तो और एक शुजित सरकार के साथ फिल्म है मेरी, सो आई थिंक एक फिल्म शुजित सरकार के साथ होगी, एक यशराज के साथ होगी। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, यू राइट योर ओन ट्वीट्स, यू राइट ऑन द फेसबुक। किस तरह की चीज़ों के बारे में आप लिखना पसंद करते हैं? पहले मैं ब्लॉग्स हिंदी में लिखा करता था और उसमें मैं पोइट्री लिखा करता था हिंदी में, लेकिन आजकल मैं ब्लॉग्स इंग्लिश में लिखता हूँ, तो अपनी फिल्म्स के बारे में लिखता हूँ, नॉर्मली अपनी फिल्म्स के बारे में लिखता हूँ, या फिर कुछ और इंसिडेंट्स के बारे में लिखता हूँ, या फिर जस्ट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू नो लाइकिंग माई वर्क, बी इट अ सिंगल और माई फिल्म्स और माई वर्क इन माई फिल्म्स, उसके बारे में लिखता हूँ जस्ट टू कनेक्ट विद द फैंस। हाँ, आजकल मैंने पोइट्री लिखना थोड़ी बंद कर दी, तो मैं क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं
अपने पास संभाल के रखूंगा, अभी सोशल मीडिया उसको में आप यूज नहीं, करना पसंद उसको यूज करना करेंगे in the पसंद future. करूंगा। हाँ। लेकिन कभी कभी यू नो पीपल इन द सोशल मीडिया कैन बी वेरी नेगेटिव, वेरी अग्रेसिव, और कई बार ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जो कि सबके साथ शेयर होती हैं एंड दे कुड बी सो नेगेटिव अबाउट यू। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, ऑब्वियसली एन आर्टिस्ट होने के नाते, एक इंसान और भी सेंसिटिव होता है, तो फील तो होता है इंसान को। हाउ डू यू डील विद दैट? आई थिंक एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी सबसे मुश्किल होती है। आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको थिक स्किन होना भी ज़रूरी पड़ेगा। वो समय समय पे आपको अपना रोल बदलना पड़ेगा, कब आपको थिक स्किन होना है, कब आपको चीज़ें नज़रअंदाज करनी है और उनको इग्नोर करना है, और कब आपको बिल्कुल सेंसिटिव होना है विद द सोसाइटी या फिर अपने आर्ट को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर। सो आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको प्रेजेस के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी मिलेगी एंड वेरी ऑफन नॉट करेक्ट आल्सो, लेकिन एग्जैक्टली हाँ, यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी आल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज आर्ट इज सच अ सब्जेक्टिव थिंग। मतलब ये गणित तो नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, आप नहीं पहचान सकते। Correct. आप एक तरह की एक्टिंग इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, और क्या सही है क्या गलत you don't know. कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। I think it's just a natural connect that you have as an actor. Correct. तो 10 में से एक के साथ अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगी एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना से। आपकी लव मैरिज थी और बहुत यंग एज में आपने शादी की, तो आप ताहिरा से कैसे मिले, और इतनी यंग एज में जबकि आपका करियर भी टेक ऑफ नहीं हुआ, तो शादी कैसे कर ली? इनफैक्ट जब मुझे अब याद है कि जब मैं हनीमून पे गए थे उसके बाद मेरे पास सिर्फ बैंक में 10,000 रुपये बच गए थे। ओह माय गॉड, नो मनी, आई गॉट मैरिड। लेकिन हाँ, इट वाज जस्ट लीप ऑफ फेथ। आई थॉट लेडी लक विल शाइन ऑन मी एंड इट डिड। So yeah, I was quite young. I think 25 when I got married, and became a father when I was 27. लंबा कोर्टशिप था? Of course, in fact, she's my first and the last girlfriend. I started dating her when we were 16, and yeah, for 9 years we dated. Wow. Yes, but though it was a long distance You've never relationship. been with another girl ever in your life? I can't say that. She's going to kill you. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब I was staying alone in Bombay for a long time before marriage, so I used to meet a lot of girls. आपकी long distance marriage रही for a long period of time. Yeah. How did you cope with it? It's so difficult. It is very difficult for sure. पर इसका एक रीज़न ये था क्योंकि when kids they happened, बच्चे जब हो गए थे तो I always thought I was hardly in Bombay. मैं ट्रैवल बहुत करता था। मेरी फिल्म में नॉर्थ में शूट होती थी। बॉम्बे में मैंने सिर्फ एक ही फिल्म शूट की है, नौटंकी साला। Correct. बाकी सारी फिल्में मेरी बॉम्बे से बाहर शूट हुई हैं। और मैं इवेंट्स के लिए ट्रैवल करता था। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल, सो बोथ ऑफ अस यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर। सो आवर किड्स वर बीइंग टेकन केयर ऑफ। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, तो उनके साथ बच्चे होते थे और हम दोनों ट्रैवल करते थे। वो इजी हो गया था हमारे लिए काफ़ी। ओके, आज आपको लगता है कि आप टोटली बॉम्बे वाले हो गए, मतलब आप वापस नहीं जाने वाले? शायद इनिशियल स्टेजेस पे मुझे लगता है कि मैं वापस चले जाऊंगा एक दिन। जाएंगे आप हाँ, चंडीगढ़ 100%। वापस? क्या करेंगे? मुझे ज़्यादा मज़ा आता है चंडीगढ़ में। आई ऑलवेज सी बॉम्बे एज एन आउटसाइडर। एक ट्रैवलर की तरह मैं बॉम्बे को देखता हूँ, और मुझे लगता है वो बॉम्बे तभी ज़्यादा खूबसूरत लगती है अगर आप उसे एक ओवरवेल्म्ड होते हैं उस शहर से। मैं हमेशा इस शहर में आना चाहता था एक एक्टर बन के, और वो मैं फीलिंग जो फ़ैन की होती है वो हमेशा रखना चाहता हूँ अपने साथ। वाइफ बहुत एजुकेटेड हैं, एक लेक्चरर हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली ये सब नॉलेज होगी ही। शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, आई प्रॉमिस एंड देन सोल्ड आउट। आई रिमेंबर सोल्ड आउट की जब आपने बुक रिलीज़ की थी तो वी हैड कम ऑन द बुक रिलीज़। हैव यू बीन सपोर्टिव ऑफ हर राइटिंग इन द सेंस कि क्या आप उनके लिए साउंडिंग बोर्ड रहे हैं? जैसे वो लिखती थी एक चैप्टर, तो क्या आपके पास आती थी और पूछती थी ओके आई हैव रिटन दिस चैप्टर एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और वो पढ़ के आपको सुनाती थी? रहना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ स्पाउस ऑफ एन एक्टर टू बिगिन विद। मतलब उनका पार्टनर होना बहुत बड़ी बात होता है। यू हैव टू रियली सैक्रिफाइस अ लॉट टू बी द पार्टनर ऑफ एन एक्टर, जो जिसे चाहे आपको फिल्म में सीन्स करने पड़ते हैं। सो आई थिंक आई हैव टू बी एक मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वाइफ के लिए मुझे सपोर्टिव होना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक, एंड शी डिजर्व्स दैट। रिसेंटली आप दोनों ने मिलके अब एक किताब भी लिखी है, व्हिच इज क्रैकिंग द कोड, एंड यू हैव रिटन अबाउट बॉलीवुड, हाउ टू कम इनटू बॉलीवुड। ये आइडिया आपका है या ताहिरा का है? ये आइडिया एक्चुअली पब्लिशर का है।
ये रूपा पब्लिकेशंस वाले हमारे पास आए थे। Okay. इनफैक्ट माय डैड आल्सो राइट्स फॉर रूपा पब्लिकेशंस। तो उन्होंने बोला था कि यार ऐसी कोई किताब आई नहीं है, लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। किसी ने स्ट्रगल के बारे में नहीं लिखा कि आजकल का पैटर्न क्या है स्ट्रगल का, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले क्या होता था कि 60, 70, 80 के दशक में अगर आप एक स्ट्रगल करने आते थे तो स्टूडियोज़ के बाहर खड़े रहते थे, आपको एंट्री नहीं मिलती थी। नहीं मिलती। आजकल कास्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन हो चुका है कि आप में अगर टैलेंट है, आप अपनी पिक्चर्स मेल कर सकते हैं और एक जरिए एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आप ऑडिशन दे सकते हैं एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड अगर आप में टैलेंट है। सो इट्स बिकम ईजियर नाउ एंड एट द सेम टाइम डिफिकल्ट बिकॉज टैलेंट बहुत आ रहा है, रोज एक नया एक्टर लॉन्च हो रहा है। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर श्योर। पर यही मैंने बताया इस बुक के जरिए कि आजकल स्ट्रगलिंग पैटर्न बदल गया है, कैसे मैं थिएटर, रेडियो और टेलीविजन के जरिए फिल्मों में आया हूँ। सो इट इज़ माई जर्नी टू बॉलीवुड, नॉट माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्योंकि उसकी तो अभी शुरुआत ही हुई है। आयुष्मान, इससे पहले कि हम रैपिड फायर पे जाएं, हाँ, एक लास्ट सॉन्ग हम आपसे सुनना चाहेंगे। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे, जरा सपनों में अपने बसा। बहुत अच्छा गाना था। थैंक यू मैम। अभी हम रैपिड फायर पे आते हैं। ओके। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? गर्म पानी पीकर। आपकी एक सीक्रेट फेटिश? ये बहुत अजीब सी चीज़ है पर मुझे पिंक बॉक्सर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। आपके ड्रीम फिल्म मेकर? आई थिंक आदित्य चोपड़ा। एक एक्टर जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता हो? आई थिंक अमिताभ बच्चन हर एक को इंस्पायर करते हैं। आपका गिल्ट प्लेजर? मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। आपको एक डिजर्टेड आइलैंड पे छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गिटार साथ में होनी चाहिए, मैं बाकी संभाल लूंगा। आपका पहला क्रश? पहला क्रश एक टीचर पे था। What makes you a good father? When I'm still a child, that makes me a good father. एक आइडिया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? मुंबई आना सही टाइम पर। अगर आपको खुद को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो? I think simple. And now, last but not the least, आपको हमारे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करना पड़ेगा और कुछ हमारे शो के बारे में लिखना पड़ेगा। Okay. So, झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।